यूनिट फर्स्ट होगी तुम्हारी सेकंड बुक की और चैप्टर चल रहा था हमारा प्रत्यास्थता। अब प्रत्यास्थता में है क्या, इलास्टिसिटी, यानी कि अब जो कल का टॉपिक था, कल हमने पढ़ा दिया था, यानी कि अपरूपक बल बताया था। ठीक है, फिर हमने बताया उसके बाद प्रत्यास्थता बताई, फिर आपको बताई हमने विकृति। विकृति 3 टाइप्स बता दी थी। फिर उसके बाद हमने प्रतिबल भी बता दिया था आपको। ठीक है, विकृति भी हो गई थी और प्रतिबल भी हो गया था, विकृति भी हो गई थी। अब जो आज का टॉपिक है वो है हुक का नियम। आप जब इसे पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा आप दिमाग से बाद में एनालाइज करोगे तो एक चीज देखोगे, तीनों एक ही बातें हैं। चाहे हुक का नियम हो, चाहे यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो या दृढ़ का गुणांक हो, तीनों एक ही चीज निकल के आएंगी। तीनों एक ही चीज निकल के आई थी। ये जो गुणांक है बस इनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे हुक का नियम है, हुक ने ये कहा कि लघु विकृतियों के लिए, लघु समझते हो आप, यानी कि छोटी विकृति, छोटे परिवर्तन के लिए, लघु विकृति के लिए जो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल है, पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल है, वो विकृति के समानुपाती होता है। मेरी बात फिर से ध्यान दें, हुक ने ये बताया कि जो पदार्थ पर कार्य लघु विकृतियों के लिए, यानी कि हुक के नियम के अनुसार लघु विकृतियों के लिए पदार्थ पर कार्यरत पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यानी कि विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। देखियो मैं सही हूं नहीं हूं? यानी कि आपके पास लघु विकृति के लिए पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। भाई जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आप प्रतिबल बढ़ाओगे वैसे विकृति बढ़ेगी। जितनी आप विकृति बढ़ाओगे, यानी कि जितना आप चेंज करोगे, तो प्रतिबल वापस दिशा में नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। बताया था नहीं बताया था, एक्शन रिएक्शन वाली कंडीशन। तो जितनी जितनी विकृति बढ़ेगी उतना ही प्रतिबल भी बढ़ेगा। अब साइंस का रूल है कि अगर आप समानुपाती का निशान हटाओगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, प्रतिबल, और यहाँ बराबर का निशान लगाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ वो कांस्टेंट है ई, और यहाँ बन जाएगा विकृति एज इट इज। फिर से समझे मेरी बात को। आपके पास क्या है, प्रतिबल समानुपाती विकृति है, तो प्रतिबल जब समानुपाती का निशान हटाते हैं कांस्टेंट आता है, यहाँ कांस्टेंट है ई, और ई क्या है यहाँ पे, हुक नियतांक। हुक के नियम का जो जिसका नियम है उसी का नियतांक है। ई क्या है, हुक का नियतांक, और ये बन गई विकृति। ठीक है, जैसे प्रत्यास्थता गुणांक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहाँ से आप ई की जब वैल्यू निकालेंगे, आप यहाँ से ई की वैल्यू निकालोगे तो ई बराबर बन जाएगा प्रतिबल, और ये पहुंच जाएगा विकृति। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये हुक का नियम हुआ। ठीक है, ये हुक का नियम हो गया, परिभाषा मैंने इसमें बोल ही दी है। ठीक है, अगले टॉपिक पर आते हैं अपने। अब आता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि वाई। यंग प्रत्यास्थता गुणांक है हमारा वाई। अब इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा प्रतिबल। अब सुनना एक बार यहाँ पर, प्रतिबल और बटे विकृति। अब विकृति के आगे बस आपको क्या लगा देना, अनुदैर्घ्य लगा देना बस, और कुछ नहीं करना। सेम है फॉर्मूला, यहाँ आप क्या लगा दोगे, अनुदैर्घ्य। और इसकी परिभाषा बन जाएगी कि किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्घ्य प्रतिबल व अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात ही होता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी पदार्थ के अनुदैर्घ्य प्रतिबल व अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को ही यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आप माइंड पर बिल्कुल भी इतना वो लोड ना ले, यार ये प्रतिबल बटे विकृति है, वही बात है आपके पास, प्रतिबल बटे विकृति, बस अनुदैर्घ्य लग गया, कोई दिक्कत वाली बात, जैसे अनुप्रस्थ लग जाता है अनुदैर्घ्य लग गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कि आपने y इक्वल टू अनुदैर्घ्य प्रतिबल बोला, प्रतिबल बराबर क्या होता है, आपने कल पढ़ा था, प्रतिबल यानी कि f अपोन में a, और विकृति हमने पढ़ी थी, या तो आप ये लिख सकते हो डेल्टा एल अपोन में एल, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसे स्मॉल एल अपोन में कैपिटल एल, स्मॉल एल अपोन में कैपिटल एल। अब अनुदैर्घ्य प्रतिबल हुआ, इसकी जगह रख दिया आप, प्रतिबल की जगह क्या रखेंगे हम, एफ अपोन में ए, विकृति जगह स्मॉल एल अपोन कैपिटल एल।
आपके पास एक फॉर्मूला ये भी बन चुका है, ठीक है। और देखेंगे और फॉर्मूले बन सकते हैं। F बराबर होता है mg, F बराबर m में से mg भार के लिए, और A बराबर हम पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हैं। अगर गोल वस्तु है तो वो क्या बन जाएगी, A बराबर पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए। तो यहाँ पर ये भी बन जाता है कि F की जगह रख दिया आप mg और कैपिटल L अपोन में A की जगह पाई आर स्क्वायर और इनटू में स्मॉल l। ये सभी फॉर्मूले यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक पेपर में बहुत बार पूछने पाया हुआ, ठीक है। मैं इनके विमेय सूत्र इकट्ठे ही बता दूंगा एक ही बार में। ये है बस। तो आपके पास हुक का नियम क्या हो, लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। दूसरा यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से प्रतिबल क्या होता है, F अपॉन A, विकृति क्या होती है, स्मॉल l अपॉन में कैपिटल L। F बराबर mg रख दिया, L एज इट इज है, A की जगह पाई आर स्क्वायर, L बन गया L। ये सभी यहाँ पे फॉर्मूले हुए इसके। अब अगर मैं दृढ़ता गुणांक की बात करूं तो दृढ़ता में आ जाती है बस अपरूपक। मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ पे दृढ़ता गुणांक को मैं यही डिफाइन कर रहा हूं, वो हो जाएगा n बराबर अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपक विकृति। कल बताया था अपरूपक जो चेंज कर दें, विरूपक बताया था, नहीं बताया, जो चेंज कर देता हूं। अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपक विकृति, चेंज हो ना, है तो वही प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। तो n बराबर प्रतिबल बटे विकृति। यहाँ भी यही होगा, दृढ़ता गुणांक क्या होगा, अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपक विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। बस ये नाम बदलने में कांस्टेंट बदल जाएंगे और कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। इधर हम इसका देखते हैं ऊपर की साइड, थोड़ा सा इनके मात्रक विमेय सूत्र चेक कर लेते हैं। या पहला आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें, तब आगे करते हैं। देखो चलो, अब इसके मात्रक विमेय सूत्र की बात करते हैं। कितने से भी निकाल लो आप, चाहे y वाले से ले ले, उसका फॉर्मूला था आपके पास प्रतिबल, मैं सिंपल निकालना प्रतिबल बटे विकृति। अब चाहे अनुदैर्ध्य लगा लो, चाहे अपरूपक लगा ले, चाहे सिंपल प्रतिबल बटे विकृति लगा ले, ठीक है बेटे। अब हम इसे निकालते हैं मात्रक को। तो मात्रक की बात करें, हमें पता है जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल वो था हमारे पास F अपोन में A, और विकृति था स्मॉल l अपोन में कैपिटल L। अब ध्यान देंगे भाई, F का होता है न्यूटन बल का, L का हो गया मीटर, ये डैश है, और अपोन में A का हो गया मीटर स्क्वायर, और L का हो गया मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपके पास बचा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब वो चाहे y का मान ले आप, चाहे दृढ़ता गुणांक का मान ले, या हुक के नियम का प्रत्यास्थता का मान ले, सभी का मात्रक यही रहेगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ कुछ तुम नोट भी करोगे, जो प्रतिबल का था वही है, क्योंकि विकृति का कोई मात्रक और विमेय सूत्र होता ही नहीं, मैंने तुम्हें कल भी बता दिया था। ना कोई मात्रक होता, ना ही कोई विमेय सूत्र होता। तो बस आपके पास प्रतिबल का जो होता है वही ये होता है। कभी कभी पूछने को आ जाकर, मैंने तुम्हें बताया था कि निम्न में से बताए किसके विमेय सूत्र के जोड़े बराबर होंगे। ऑप्शन दे देगा वो प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक और एक दाब, तीनों का सेम हो, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके पास मात्रक। फिर हम निकालते हैं विमा, यानी कि विमेय सूत्र। तो जो प्रतिबल का आया था वही आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, y बराबर प्रतिबल बटे विकृति, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। तो ये बन जाएगा प्रतिबल का F अपोन में A और विकृति का स्मॉल l अपोन में कैपिटल L। F का विमेय सूत्र होता है MLT-2, L का L, A का L2, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि L इंटू L, L स्क्वायर यानी कि L2, और L का हो गया L। अब एक L से एक L कैंसिल, ठीक है, एक L से एक L कैंसिल, आपके पास बचा M, एक L से एक L कैंसिल, ये भी एक L ऊपर जाएगा, तो L-1 और T-2, ठीक है। ये इसका विमेय सूत्र आ गया, ठीक है। छाप गिरो, नो नीड। ध्यान दो,
अब ये तो हो गया। अब इसके बाद टॉपिक आता है हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो हेडिंग लगाए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और प्रेजेंट करते हैं इसे बीटा से। समझ पता है? तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है बीटा इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि दाब में परिवर्तन बटे आयतन में विकृति, और ये होती है निगेटिव में। अब मेरी बात सुने, यहाँ पर इसकी परिभाषा आप खुद बनाओगे। क्या बनाओगे परिभाषा? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है बीटा, बीटा बराबर है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि दाब परिवर्तन। ये तो दाब में परिवर्तन होगा, पी का मतलब दाब परिवर्तन, तो इसका मतलब क्या है? दाब या प्रतिबल, दाब या प्रतिबल, प्रतिबल में परिवर्तन, वर्तन परिवर्तन, ठीक है। और बटे ये क्या है? आयतन में विकृति, डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि आयतन में विकृति। ये क्या है आपका? आयतन में विकृति। तो किसी वस्तु के दाब या प्रतिबल में परिवर्तन व आयतन में विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब यहाँ पे इसका मात्रक भी सेम ही आएगा। क्यों? आपके पास दाब परिवर्तन यानी कि दाब भी हुआ या प्रतिबल ही हुआ, इसका मात्रक सेम आना। आयतन में विकृति का कोई मात्रक नहीं आने का, नवीन सूत्र आने का, यानी कि इसका मात्रक भी यही होने वाला जो इसका था, यानी कि विमय सूत्र भी यही होगा, और मात्रक भी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ही होगा। इतनी बात समझ में आई? अब इसी का जस्ट भाई है दूसरा, संपीड्यता। संपीड्यता, अब संपीड्यता जो होती है वो क्या होती है? इसकी उल्टी होती है, यानी कि संपीड्यता क्या होगी? संपीड्यता इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के, परिभाषा सुने, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को उल्टा, व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। फिर से आई रिपीट, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। अगर हम इसकी मात्रक की बात करें, विमय सूत्र की बात करें, तो इसका ही उल्टा कर देना। अगर ये प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस हो जाएगा, और मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन में न्यूटन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कर दो काम को। चलिए भाई, तो क्वेश्चन ये है तुम्हारा, स्टील तथा रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ है और क्यों? यानी कि कौन ज्यादा प्रत्यास्थ होगा रबर और स्टील में। ठीक है, स्टील और रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ है और क्यों है? अब यहाँ पे मोस्टली बच्चे बहुत जल्दी गलती करते हैं। मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि आप लोग क्या मान लेते हैं जी, रबर है जी, कि रबर स्ट्रेचुअल है जी, रबर ही ज्यादा प्रत्यास्थ होगी। नहीं, यहाँ पहला क्वेश्चन है, आंसर है तुम्हारा स्टील। उत्तर में अगर हम बात करें तो जो स्टील है अधिक प्रत्यास्थ, कौन है? स्टील। अब है क्यों? अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ भाई, जो प्रत्यास्थता थी वो अपरूपक बल पर निर्भर कर रही थी, यानी कि प्रतिबल पे। एक तरह से प्रत्यास्थता किस पे निर्भर कर रही थी? बल पे, यानी कि। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, एक आपके पास लंबाई, एक एल लंबाई की है आपके पास रबर, और एल लंबाई की है तुम्हारी स्टील। अगर इन्हें समान वृद्धि करें इनमें, यानी कि समान इसे खींचे ऐसे, तो किस पे अधिक बल लगाना पड़ेगा? रबर पे या स्टील पे? स्टील पे। तो स्टील पे अधिक बल लग रहा, तो अधिक प्रत्यास्थ कौन हुआ? स्टील हुआ। क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था, जिस पे बल ज्यादा लगता है वो उतना ही ज्यादा उसका विरोध करेगा, और विरोध करने का गुण ही क्या है हमारा? ये प्रत्यास्थ है। आप रॉन्ग वे में मत लेना कि नहीं जी वो वापिस आ गए, रबर वापिस आ गए, स्टील ना थी। पहले आप बात समझे यार, उल्टा समझते हैं हम लोग कि नहीं जी रबर होगा। मोस्टली 90% बच्चे स्टील पे, उस पर रबर पे लगा के आ रहे हैं। नहीं, स्टील रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। क्यों? अगर समान लंबाई की रबर और स्टील को, आंसर बोल रहा हूं मैं इसका, अगर समान लंबाई की स्टील और रबर को समान लंबाई की वृद्धि की जाए,
तो रबर की अपेक्षा स्टील पर अधिक बल की आवश्यकता होती है, अतः स्टील अधिक प्रत्यास्थ होगा, क्योंकि जिसका बल अधिक होता है उसी की प्रत्यास्थता अधिक होती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में।